वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये हेनरी फ्योल के द्वारा बताए गए हैं और हेनरी फ्योल ने अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया है कि हमें किस प्रकार से अपनी जो भी बिजनेस की सिचुएशंस हैं उनको मैनेज करना है जिससे कि हम उसको सक्सेसफुल वे में अचीव कर सकें। तो जो सबसे पहला फंक्शंस है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने बताया कि एवरी वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड दैट पार्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड देयर एबिलिटी। यानी जो भी हमारा वर्क है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने चाहिए और वो छोटे छोटे पार्ट उन एम्प्लॉइज को उनके इंटरेस्ट और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है जिससे कि वो उसको पूरी कैपेसिटी और पूरे इंटरेस्ट से उसको पूरा कर सकें और उस वर्क में स्पेशलाइजेशन अचीव कर सके। क्यों? क्योंकि जब बार बार उसी काम को रिपीट करेंगे तो वो उसके स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेनरी फ्योल ने बताया है कि हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को, एक मैनेजर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी वर्क जब हैंडओवर किया जाता है तो उस वर्क को पूरा करने के लिए उसको अथॉरिटी दी जानी चाहिए। अगर हम उस वर्क को पूरा करने के लिए उसको अथॉरिटी देते हैं और उस अथॉरिटी को देने के बावजूद अगर वो वर्क पूरा नहीं होता है तो हम उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने उस वर्क को पूरा करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी है और वो वर्क पूरा नहीं हुआ है तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। इसलिए हेनरी फ्योल ने क्या बताया है कि जो भी वर्क हैंडओवर किया गया है उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी दी जानी है जिससे कि हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके। तीसरा पॉइंट आता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में हेनरी फ्योल ने क्या बताया है कि जो भी हमारा वर्क है वो एक डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। अगर हम एक डिसिप्लिन मैनर में रहते हुए किसी भी वर्क को अचीव करेंगे तो सक्सेसफुली हम उसको अचीव कर पाएंगे और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और यदि हमारे एम्प्लॉयज इनडिसिप्लिन मैनर में काम को करेंगे तो वो वर्क हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल ने क्या बताया है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स के ऊपर जो बॉस है, जो सुपीरियर है, एक समय में एक वर्कर को एक ही सुपीरियर के द्वारा कमांड किया जाना चाहिए। अगर एक समय में एक वर्कर को अलग अलग सुपीरियर कमांड करेंगे तो जो हमारा वर्कर है वो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएगा। सपोज एक स्टूडेंट को दो टीचर एक साथ कहते हैं कि एक टीचर कहता है कि आपको राइट में जाना है, एक टीचर कहता है लेफ्ट में जाना है एक ही समय में, तो वो जो स्टूडेंट है वो दोनों तरफ नहीं जा सकता। इसलिए हेनरी फ्योल ने क्या बताया कि एक समय में एक ही सुपरवाइजर, एक ही सुपीरियर अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको एक ही कमांड दे जिससे कि वो उसको पूरा कर सके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बताया कि एम्प्लॉयज को टाइमली जो डायरेक्शन दी जाती हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाएंगी तो क्या होगा? डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाएगी तो जो एम्प्लॉयज हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि विच मेथड इज राइट, विच मेथड इज रॉन्ग, क्योंकि किसी भी काम को अलग अलग मेथड्स हैं। एक एम्प्लॉयज ने अलग मेथड से बता दिया, दूसरे ने अलग से बता दिया, तो वो एम्प्लॉयज क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो भी डायरेक्शन है वो उसमें यूनिटी होनी चाहिए और एक समय में जो डायरेक्शन दी जा रही है वो एक ही सुपीरियर के द्वारा दी जानी चाहिए। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। अब देखिए इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने क्या बताया है कि जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं उसमें हमें पूरे ग्रुप को ध्यान में रखना है, एक इंडिविजुअल को ध्यान में नहीं रखना है। अगर कोई भी डिसीजन ऐसा है जिसमें एक इंडिविजुअल को तो बेनिफिट हो रहा है और पूरे ग्रुप को लॉस हो रहा है तो वो डिसीजन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस डिसीजन का बेनिफिट होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को उसका कोई लॉस हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो वो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन हमें इंडिविजुअल को ध्यान में नहीं रखना है। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज में हेनरी फ्योल ने क्या बताया है कि जो वर्कर हमारे यहाँ
वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, उनको सूटेबल रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए जितना उनका रेमुनरेशन बनता है। अगर मान लीजिए उनका रेमुनरेशन 100 रुपये बनता है, हम उसको 90 रुपये देते हैं, तो नेक्स्ट डे वो पूरी कैपेसिटी से काम नहीं करेगा। और यदि हम 100 रुपये पूरे देते हैं या 110 रुपये उसको देते हैं, तो नेक्स्ट डे वो पूरी कैपेसिटी से काम करेगा। तो हमें क्या करना है, फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉइज को फेयर रेमुनरेशन, जितना उनका रेमुनरेशन बनता है वो रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो पूरे इंटरेस्ट, पूरी कैपेसिटी से उस बिजनेस में वर्क करें और वो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो सके। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन, जहां बिजनेस का एरिया छोटा है वहाँ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, वहाँ एक व्यक्ति पूरे बिजनेस को कमांड कर सकता है। और जहाँ बिजनेस का एरिया बड़ा है वहाँ जो भी हमारी सिचुएशन है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं कर सकता है। तो हमें बिजनेस की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, बिजनेस के सिचुएशन क्या है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको अप्लीकेबल करना है। स्केलर चेन। अब देखिए स्केलर चेन में क्या बताया है, स्केलर चेन में बताया है एंडी फ्योल ने कि जो भी एम्प्लॉयज के बीच कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक सीनियरिटी से होने चाहिए। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए ई ने कोई भी सजेशंस देने हैं तो पहले डी को देगा, फिर सी को देगा, फिर बी को देगा, फिर ए तक जाएगा। ठीक है, ए ने कोई भी ऑर्डर देना है पहले बी को देगा, फिर सी को देगा, फिर डी, सी डी को देगा, डी ई तक पहुंचाएगा। ये हमारा एक स्केलर चेन बताया है कि एक कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको सजेशंस देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। और कई बार अगर कोई इमरजेंसी पीरियड होता है और डी एच से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, और ऐसी सिचुएशन को गैंग प्लैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है ऑर्डर। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हेनरी फ्योल ने, ऑर्डर का मतलब आदेश से नहीं है, ऑर्डर का मतलब क्रम से है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने क्या बताया है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कि मतलब थिंग्स हैं, वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, जिससे कि अगर हमें उसको किसी समय सर्च आउट करना पड़े तो आसानी से हम उनको सर्च आउट कर सकें। जैसे कई बार एक केस स्टडी क्वेश्चन में आता है कि एक स्कूल में जो चौक है वो ऑफिस में रखे हुए हैं, लाइब्रेरी बुक्स जो हैं वो स्टाफ रूम में रखी हुई हैं, ठीक है, और ऑफिस का रिकॉर्ड लाइब्रेरी में रखा हुआ है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड हियर? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी बुक्स को लाइब्रेरी में होना चाहिए, चौक को ऑफिस में होना, स्टाफ रूम में होना चाहिए, और जो ऑफिस रिकॉर्ड है उसको ऑफिस में होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये ऑर्डर होता है कि जो प्रोडक्ट जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पाया जाना चाहिए, जिससे कि हमें उसको सर्च आउट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या बताया एंडी फ्योल ने कि मान लीजिए ए और बी सेम लेवल के वर्कर हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम सर्विस ड्यूरेशन है, और यदि मान लो इसको 10,000 सैलरी मिल रही है, इसको 12,000 सैलरी मिल रही है, इट मीन्स विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड हियर? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। वहां हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को ध्यान में रखना है कि जो सेम लेवल के वर्कर हैं उनके साथ हमें इक्विटी का बिहेव करना है, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना आए, किसी प्रकार के कोई डिस्प्यूट ना हो। स्टेबिलिटी। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी में हेनरी फ्योल ने क्या बताया है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी में हेनरी फ्योल ने बताया कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। कई बार क्या होता है कि जब इनस्टेबिलिटी होती है ना, तो वर्कर्स के माइंड में होता है कि कल आना है या नहीं आना। तो इससे क्या होता है कि वर्कर्स का माइंड के एक तरफ ही घूमता है, कल आना है या नहीं आना है, एक दूसरे से पूछता है, दूसरा तीसरे से पूछता है। तो सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट की जो ड्यूटी बनती है कि यू आर परमानेंट एम्प्लॉयज,
अब उनका माइंड फ्रेश हो गया, अब उनके माइंड से ये पॉइंट दूर हो गया कि उनको कल आना है या नहीं आना है, तो वो क्या करेंगे, बिजनेस को अपना बिजनेस समझेंगे और पूरी कैपेसिटी से, पूरी इंटरेस्ट से उस बिजनेस में काम करेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो अप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि आप किसी हॉस्पिटल का सर्वे कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल में आप वीकली विजिट करते हैं, तो जब वीकली जाते हैं तो जो भी नर्सिंग स्टाफ है वो आपको नया जो चेहरे हैं वो आपके सामने आते हैं, पुराने चेहरे वहाँ नहीं मिलते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड एयर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। इट मीन्स एक सप्ताह में वो जो भी उनके नर्सिंग स्टाफ है उनको चेंज कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि हेनरी फ्योल ने क्या बताया है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं, जो भी उनके सजेशंस हैं उनको बिजनेस में इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे कि जो बिजनेस, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो सकें और बिजनेस में अच्छे से अच्छे सजेशंस दे सकें और बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। एस्प्रिट डी क्रॉप्स में बताया है कि जो हमारा बिजनेस है वहाँ हमें सहयोग की भावना से काम करना है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से काम करना है, डिवाइड एंड रूल को अप्लीकेबल नहीं करना है, क्योंकि यदि डिवाइड एंड रूल को अप्लीकेबल करेंगे तो वो बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। सभी में कोऑर्डिनेशन, कॉर्डियल रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करने हैं, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं वो क्रिएट ना हो।